नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, हम एक बड़े गंभीर विषय पे आज चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया की नज़र जो है वो भारत के जो हिमाचल में जो धर्मशाला करके एक छोटी सी जगह है, उस पे पूरी दुनिया की नज़र अभी टिकी हुई है। और क्यों टिकी हुई है? क्योंकि जो हिज होलीनेस 14वें दलाई लामा हैं, वो अपना 90वां या 90th वर्षगांठ बर्थडे मनाएंगे। ये तो एक महत्वपूर्ण दिन है और ईश्वर दलाई लामा जी को और दीर्घायु आयु कर दे, उनकी बड़ी लंबी उम्र हो, ये मैं ईश्वर के सामने कामना करता हूँ। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि हिज होलीनेस दलाई लामा जो है वो अपना जो उत्तराधिकारी है, सक्सेसर है, उसका नाम वो दुनिया के सामने उजागर कर सकते हैं। क्योंकि ना उन्होंने पिछले कई बार उन्होंने ये बताया है कि मैं 90th बर्थडे के दिन मैं नाम उजागर करूँगा। उजागर करेंगे कि नहीं करेंगे ये बड़ी बात नहीं है। अभी बात उठ के खड़ी होती है कि सक्सेसर जो है ये दलाई लामा अगर करते हैं तो इसका असर क्या होगा, इसका रैमिफिकेशन क्या होगा, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो उन्होंने कहा था, देखिए उनका जो बर्थडे है, वर्षगांठ है, वो है जुलाई 6 तारीख को, जो कि 5-6 दिनों में आ रही है। अब ठीक इसी के एक महीने पहले जून 6 तारीख को चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने एक मीटिंग करी थी पंचन लामा से। ये वो पंचन लामा है जिसका नाम गायचन नोरबू है। वो उससे मिले थे। ये क्यों मिले थे? उन्होंने कहा था कि भैया तुम पंचन लामा हो और तुम जो है जो नेशनल यूनिटी को प्रमोट करो और जो चाइनीज़ ओरिएंटेशन है पूरे बुद्धिज़्म में, तिब्बतन बुद्धिज़्म में, उसको प्रसारित करो। इसका मतलब ये है सिनिसाइजेशन ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म, मतलब पूरा जो इन्फ्लुएंस है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है तिब्बतन बुद्धिज़्म में लाओ। उसके अलावा क्या बातचीत हुई है हमें पता नहीं, लेकिन हम सिर्फ आकलन कर सकते हैं कि क्या बातचीत हुई होगी। देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, जब भी मैंने तिब्बत के वीडियो बनाए हैं उसके ऊपर मैंने चर्चा करी है। और उसमें क्या कहा है मैंने कहा है कि ये पंचन लामा जो है ज्ञानचन नोरबू, वो एक फर्जी आपका है पंचन लामा, तो उसको ये बढ़ावा दे रहा है, चाइना बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि ना उनका प्लान जो है, चाइना का क्या प्लान है? चाइना का ये प्लान है कि दलाई लामा जो जिसे नॉमिनेट करेंगे 15वीं दलाई लामा, जो 14वीं दलाई लामा जो है अभी, वो एक नाम लेके आएंगे जो कि 15वीं दलाई लामा बनेंगे। लेकिन नहीं, अब चाइना बोल रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कि 15वीं दलाई लामा कौन होगा। अब इस पे आके जो है कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। अब देखिए, तिब्बतन बुद्धिज़्म में अगर हम देखें तो अभी जो मौजूदा 14वीं दलाई लामा है उनको माना जाता है जो तिब्बतन बुद्धिज़्म की गुरु। तो दुनिया भर में उन्हीं को माना जाता है। और उनको क्यों माना जाता है? क्योंकि ना वो चयन किए गए थे 13वें दलाई लामा के द्वारा, इसीलिए उनको माना जाता है। लेकिन चाइना क्या बोल रहा है? चाइना बोल रहा है नहीं, हम अपॉइंट करेंगे अपना दलाई लामा जो कि तिब्बतन बुद्धिज़्म का स्पिरिचुअल हेड होगा। देखिए, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है पॉइंट उभर के क्यों आ रहा है? क्योंकि ना दुनिया की नज़र, देखिए दुनिया भर में तिब्बतन बुद्धिस्ट दुनिया भर में हैं। क्योंकि ना जब चाइना ने अटैक करा था, माओ सेडुंग का कम्युनिस्ट चाइना ने अटैक करा था और तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया था। व्हेन चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत, तो उसमें से क्या हुआ? तब जो है तिब्बतन्स वहाँ से भाग गए थे। कई लोग भारत में शरणार्थी बन के रह रहे हैं, कई लोग नेपाल में हैं, और कई विभिन्न दुनिया भर में कई देशों में है, कनाडा में है, यूएस में है, और कई देशों में है, यूरोप में है। तो अब जो है, अब ये यहाँ तक तो सही है। अब हम
मैं पहले आपको बताऊंगा कि दलाई लामा चुने कैसे जाते हैं। अगर हम तिब्बती बुद्धिज़्म का जो है उसका ट्रेडिशन को हम माने तो उनके मुताबिक जो कि एक सीनियर जो बहुत बड़े जो गुरु होते हैं, बौद्ध गुरु, उनका जो है रीइंकारनेशन या रीबर्थ जो है उसको माना जाता है। तो इसी हिसाब से नए दलाई लामा जो होते हैं ऐसे ही रीबर्थ माना जाता है उनका। तो अब जैसे कि हमारे जो अभी जो मौजूदा 14वें दलाई लामा है, उनका नाम क्या है, तेंजिन ग्यात्सो। तो वो पैदा हुए थे आपके नॉर्थ ईस्ट तिब्बत में एक किसान के परिवार में वो जन्माए थे। पैदा हुए थे जुलाई 6 तारीख को 1935 में। तो उनको कैसे रीइंकारनेशन या रीबर्थ माना गया, मैं बता रहा हूँ आपको। उनका ऐसा बोला जाता है, उनके वेबसाइट में ही है, तिब्बतन जो वेबसाइट दलाई लामा के जो वेबसाइट में है उसमें ये कहा गया है कि जो एक सीनियर मंक थे, उनको जो विजन आया था, उनके सपने में आया था कि ऐसे ऐसे होगा और ऐसे लड़का ऐसा होगा और यूं चीज़ें होगा, तभी जाके ये आप लोग सर्च पार्टी भेजो और जहाँ पे ये बच्चा मिलेगा वही दलाई लामा होगा। तो ऐसे सर्च पार्टी गया था और जो जब ढूंढा सर्च पार्टी ने तो एक जगह एक बच्चा मिला। वो 2 साल का बच्चा था और वो अचानक से जब 13वें दलाई लामा का कुछ सामान देखा तो उसने कहा कि ये सामान मेरा है। जब ये कहा उस बच्चे ने, तब पता चल गया कि सही में ये ही 14वीं दलाई लामा है। और इसी तरह से उस बच्चे को, जो कि आज 14वें लामा है, उस वक्त उनका चयन हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, वो तो 1935 में पैदा हुए थे। उसके बाद जो 1940 के सर्दियों में उनको फिर ये जो उनका यहाँ जो लासा में पोटाला पैलेस है, वहाँ उनको लाया गया और ऑफिशियली उनको डिक्लेयर किया गया कि ये 14वें दलाई लामा है। तो ऐसे ही चयन होता है। और आज के तारीख में 1950 में उन्होंने जो है अपनी गद्दी संभाली। उसके बाद आज तक वो 1959 मतलब 1959 में वो तिब्बत छोड़ के भाग आए थे, जब चाइना ने अटैक करा था और अपराइजिंग को दबाने में कामयाब हो गया था। तब जो है 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो वो भाग के आ गए थे भारत और धर्मशाला में वो अपना जो है सारा स्थापित किया, मोनेस्ट्री वगैरह, और आज तो वो यहीं रहते हैं। तो आज तक वो यहीं पे रहते हैं। और उन्होंने जो है अपनी एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा है कि अगला दलाई लामा का चयन कैसे होगा और उसकी जिम्मेदारी जो है एक सिस्टम उन्होंने करा हुआ है कि द एग्जाइल्ड गवर्नमेंट जो है वो जो सारा जो काम करेगा। और उन्होंने एक फाउंडेशन इस्टेब्लिश करी थी 2015 में, उसका नाम है गेडेन फोद्रैंग फाउंडेशन। वो चयन करेगा, जो उनका जो ट्रेडिशन जैसे है वैसे उसी हिसाब से चयन करेगा अगला दलाई लामा कौन होगा, कैसे होगा, वो चयन करके रखेंगे। और जैसे बनते हैं दलाई लामा, ये जैसे बने थे 14वें दलाई लामा, वैसे ही वो बनेगा। अब वहाँ तक तो ठीक है, मतलब ये रीइंकारनेशन वाली बात होगी, जैसे होगा विजन आया होगा, जो भी होगा तो उस हिसाब से चयन होगा। तो 15वें दलाई लामा इसी तरह से चयन किया जाएगा, 14वें दलाई लामा ने जैसे कहा है उसी पद्धति से। अब चाइना क्या बोलता है? चाइना बोलता है कि भैया 14वें दलाई लामा का कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं बनता कि वो 15वें दलाई लामा को चयन करे, क्योंकि ना चाइना का राजा जो है उसने एक पद्धति बना के गया था और उसी हिसाब से चयन होगा। और ये क्या था, 1793 में चिंग डायनेस्टी ने 1793 चिंग डायनेस्टी ने क्या किया था, उसने क्या किया था, एक लॉटरी के माध्यम से दलाई लामा का चयन किया था। तो उनका ये कहना है कि भाई रीइंकारनेशन वगैरह हम कुछ नहीं मानते, पुनर्जन्म की हम मानते ही नहीं कोई बात, हम डिसाइड करेंगे कौन दलाई लामा होगा। अब देखिए चिंग डायनेस्टी का जो है वो अपना हर जगह में देखिएगा चाइना अपना इतिहास घुसेड़ता है। इतिहास
कि बताता है कि भैया इतिहास ये कहता है। भैया इतिहास तो बहुत कुछ कहता है। इतिहास तो कहता है तिब्बत एक जो है इंडिपेंडेंट राष्ट्र था। तो उसको क्यों नहीं मानते हो तुम लोग? इतिहास में तो बहुत कुछ है, इतिहास में बहुत कुछ है। तिब्बत जो है भारत और चाइना के बीच का देश है, तो हम लोग कोई अपना जो बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं चाइना के साथ, ये भी इतिहास बोलता है। तुम लोग उसको फिर मानो। तुम पुराने इतिहास के क्या हवाला दे रहे हो? जब 13वें दलाई लामा ने 14वें दलाई लामा का चयन किया था, और तुम लोग तो मानोगे नहीं, क्योंकि ना तुम लोग आक्रांता हो, यू आर ऑक्युपायर्स। तो तुम अपना जो है वो थोपोगे। जैसे कि पंचन लामा जो एक फर्जी पंचन लामा है, उसको तुम लोगों ने थोपा, उसी हिसाब से दलाई लामा को थोपना चाहते हो। यू वांट टू सिनिसाइज जो है चाइनीज इन्फ्लुएंस डालना चाहते हो तिब्बतन बुद्धिज्म में, और उसके लिए तो तुम लोग बहुत कुछ कर रहे हो। ये चाइना क्या बोलता है? चाइना बोलता है कि ये जो अभी 14वें दलाई लामा है, ये एक देशद्रोही है, ट्रेटर है, वगैरह वगैरह, सेपरेटिस्ट है का। उनको बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली वो बोलते हैं। और ऐसा है कि 14वें दलाई लामा की जो तस्वीर है उसको लगाने नहीं देते हैं तिब्बत के लोगों के घरों में। बोलते हैं शी जिनपिंग का जो है छवि, जो फोटोग्राफ है उसको लगाओ, उसको पूजो। भैया व्हेन चाइना इज़ एन एथिस्ट कंट्री, व्हाई डज इट हैव टू इंटरफियर इनटू द रिलीजन ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री ऑफ लाइक तिब्बत? मुझे एक बात बताइए, पोप जब चयन होता है, पोप का चयन होता है, तो अमेरिका बोलता है, ना ग्रेट ब्रिटेन बोलता है, ना फ्रांस बोलता है, ना इटली बोलता है कि नहीं भैया इसको बनाओ, हम लॉटरी करेंगे, इसका नाम हम निकालेंगे, नाम पर्ची, और हम जिसको बोलेंगे उसी को पोप बनाओ? बोलता है कि क्या कोई देश? ना। हम अगर भारत में भी देखें, हम भारत में हिंदू परंपरा में भी देखें, तो हमारे यहाँ जो शंकराचार्य होता है, क्या गवर्नमेंट अपॉइंट करता है? क्या गवर्नमेंट लॉटरी करके निकालता है कि भैया नहीं ये शंकराचार्य बनेंगे, इस मठ के ये शंकराचार्य बनेंगे, द्वारका देश के ये शंकराचार्य बनेंगे, पूरी मठ के? ये बोलते हैं क्या? नहीं ना। तो वाई द गवर्नमेंट ऑफ चाइना विल इंटरफेयर इनटू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म? वाई? तो ये प्रश्न उठ के आता है ना। तो ये है अभी। तो अब देखिए इन्होंने क्या करा हुआ था, इनको क्यों इतना हिम्मत मिला है, मैं बता रहा हूँ। इनको यहाँ इसलिए हिम्मत मिला है कि मैंने पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था, दोबारा से एकदम संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए पंचन लामा जो ये अभी का जो पंचन लामा है ना, ज्ञानशन तो नॉर्बू, उसको क्या किया था उन्होंने? उसको वैसे ही लॉटरी के माध्यम से उन्होंने चयन करा हुआ था। ये क्या करता क्या है, इसी तरह से ये लोग डिस्टॉर्ट करते हैं। जैसे कि दलाई लामा जी ने क्या किया था 1995 में एक 6 साल के बच्चे को उन्होंने चयन किया था कि भैया ये अगला पंचन लामा बनेगा। वो तिब्बत में लड़का पैदा हुआ था, वहीं पे पल बढ़ रहा था। तो क्या किया, जिस दिन उन्होंने नाम निकाला, कुछ ही दिनों बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट आके उस बच्चे को उठा के ले गए, उसको बाप माँ को उठा के ले गए और उसको बिल्कुल गायब कर दिया। गायब करने के बाद उन्होंने जो ये ज्ञानचन नॉर्बू जिसे बोलते हैं फर्जी पंचम लामा, उसको उन्होंने बिठा दिया। अब उसको बिठाने के बाद ये क्या किया उन लोगों ने? उन्होंने बोला कि भैया ये पंचम लामा में इसको मानो। ये बेसिकली क्या है, इसके बाप माँ जो है कट्टर कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे, और ये लड़का भी जो है पहले कम्युनिज्म पढ़ा, उसके बाद उसको तिब्बती बौद्ध शिक्षा दी गई। अब ये कम्युनिस्ट बुद्धिस्ट है, तो ये कम्युनिज्म सिखाएगा रादर देन बुद्धिज्म। तो यही है उसका ये। और गवर्नमेंट ऑफ चाइना क्या बोल रहा है कि हम विजन में नहीं मानते हैं, और उनका कंट्रोवर्सी देखिए, ये क्या करते हैं ये लोग, चाइना ये बोल रहा है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 9th जो पंचन लामा थे उनको दलाई लामा घोषित करा था। लेकिन वो जो 9th पंचन लामा जो थे, उन्होंने कहा कि मैं ये जो है ये दलाई लामा बन नहीं सकता हूँ, क्योंकि ना पंचन लामा जो है दलाई लामा के नीचे है। दलाई लामा पंचन लामा को अपॉइंट करते हैं, ना कि पंचन लामा दलाई लामा को अपॉइंट करते हैं। और दलाई लामा जो है अपना उत्तराधिकारी खुद चयन करते हैं थ्रू विजन्स, ड्रीम्स, जो भी है उस हिसाब से। तो 9th पंचन लामा ने तो मना कर दिया, और फिर ज़बरदस्ती एक 10th पंचन लामा जो बने थे उनको कहा कि भैया, पहले जो 10th पंचन लामा थे वो उनका साथ दे रहे थे चाइनीज़ गवर्नमेंट के। कुछ दिनों बाद उनको पता चल गया इनका ये जो बदमाशियाँ सब जो करते हैं। तो 10th पंचन लामा जो है
उन्होंने भी चाइनीज़ गवर्नमेंट का साथ देना मना कर दिया था। लेकिन अभी जो 11वां पंचन लामा है, ये ग्यानचेन नोरबू, वो अभी उनका खास बंदा बन गया है और शी जिनपिंग ने जून 6 तारीख को उससे मीटिंग करी है। देखिए, अगर वो 9वें पंचन लामा को वो दलाई लामा घोषित कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कि लॉटरी ना करे, क्योंकि ना एक बना बनाया है बंदा, उसको वो एलिवेट कर देंगे एज दलाई लामा। देखिए, दिस फेलो, ये जो फर्जी पंचन लामा ग्यानचेन नोरबू है, इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, कोई नहीं मानता उसको पंचन लामा, जबरदस्ती इन्होंने थोपा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर चाइना अगला पंचन दलाई लामा 15th दलाई लामा अगर वो चुनता है, क्या दुनिया उसे मानेगी? क्या खुद तिब्बत के लोग उसको मानेंगे? मनी मन नहीं मानेंगे। जैसे इसको धुतकारते हैं वैसे ही धुतकारेंगे। क्या करेंगे? ज़बरदस्ती फोर्स भेज के इसको भेज देते हैं। तो ये है। अब ये चाइना करता क्या है? चाइना ये करता है कि आज के डेट में जो तिब्बत बौद्ध बुद्धिस्ट जो हैं, जो पूरे तिब्बत में जो रहते हैं परिवार, उनके यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता है 4-5 साल की उम्र में, क्या करता है चाइनीज़ गवर्नमेंट उन बच्चों को अपने माँ बाप से अलग करके बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है और वहाँ पे उनको चीनी भाषा सिखाता है और उनको कम्युनिज्म सिखाता है, उनको अपने माँ बाप से दूर कर देता है। तो बच्चे जो है अपनी मातृभाषा जो तिब्बती भाषा वो सीख नहीं सकता। उसके अलावा उनको कम्युनिज्म सिखाता है। तो रिलीजन, कम्युनिस्ट तो रिलीजन को नहीं मानते हैं। ये चाइना में कोई रिलीजन नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, बिकॉज दे आर ऑल एथिस्ट्स, नास्तिक लोग हैं। तो अब जो है ये करता है, तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द तिब्बतन। तो नया जनरेशन जो पैदा हो रहा है उनको बिल्कुल एथिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तिब्बत से दूर रख रहा है। उसके अलावा जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, उनको क्या कर रहा है, उनको भेज रहा है कि तिब्बत रीजन में कोई नहीं, दूसरे मेन लैंड चाइना में कहीं और भेज देता है, वहाँ जाके उनको काम करवाता है, तो अपने जगह से अलग करता है और मेन लाइन से लोगों को तिब्बत में भेज रहा है, उनको वहाँ सेटल करा रहा है, जिससे कि डेमोग्राफिक चेंज हो। ये सिमिलरली वही कर रहा है जो कि जिनजियांग प्रोविंस में वो करता रहा, जहाँ पे उइगर मुस्लिम्स हैं। उसने क्या किया, उसने पहले तो मॉस्क के गुंबद को तोड़े, मॉस्क को फिर चेंज कर दिया नो टूम्स, उसको गुंबद को तोड़ के फिर अभी ताला मार के रखा हुआ है, कोई मॉस्क में कोई अलाउड नहीं है। तो वो लोग रोज़ा नहीं रख सकते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या करा उसने, उन्हीं लोगों को, जो यूथ है, बूढ़े लोग तो हैं लेकिन यूथ को दूसरे जगहों पे भेज रहा है, वहाँ से उनको लेबर का काम करा रहा है, इवन उनको कंसंट्रेशन कैंप जैसे कैंपों में रखा हुआ है और जो बिना वेजेस के काम करवाता है। चाइना यही सब करवाता है। हम बोल रहे हैं ना कि बोलते हैं कि चाइना बहुत इतने सस्ते में कैसे दे रहा है सामान। भैया, इनको बगैर कुछ वेजेस दिए काम करवा के प्रोडक्शन करवाता है, तो ऑटोमेटिकली तो सस्ते में ही मिलेगा ना। लेबर कॉस्ट कुछ है ही नहीं, दे डोंट पे एनीथिंग, और जो भी देता होगा एकदम मिनिमल या नॉमिनल सा कुछ देता होगा। तो यही है, तो यही सारी चीज़ें करता है चाइना। अब देखिए, हर कोई कंसर्न दिखाता है, अमेरिका कंसर्न दिखाता है। 2024 में उसने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट उन्होंने एक पास करा था, उसको लॉ भी करा था ये जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने। लेकिन क्या हुआ, मैंने कई बार कहा है कि तिब्बत को हर कोई नज़रअंदाज करता है, लेकिन नहीं, भारत तिब्बत को नज़रअंदाज क्यों नहीं करता है, क्योंकि ना हमारा जो रूट्स है दे आर कनेक्टेड विथ तिब्बत, वी शेयर मेनी थिंग्स कल्चरली। हमारा लद्दाख रीजन में जो है, वहाँ के लोग तिब्बती जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा उनका वो है, कल्चरल एक्सचेंज है और कल्चरल बॉन्डिंग भी है। उसके अलावा अभी तो 2-4 दिन पहले हमारा जो हिमाचल में एक इंडियन आर्मी ने एक जो है सेमिनार करा था इंडो तिब्बतन कल्चर को लेके। वहाँ पे हमारे जो जीओसी शायद लेफ्टिनेंट जनरल कोई गए थे, फिर जीओसी वहाँ का भारत का ऊपरी भारत शायद, वहाँ के वो सारी चीज़ें वो पार्टिसिपेट करे थे। देयर वाज एक्सचेंजेस, कल्चरल एक्सचेंजेस क्या है क्या नहीं है, उस पर डिस्कशन हुई थी, डेलिब्रेशन हुई थी। बॉर्डर शायद अरुणाचल बॉर्डर तक भी गए थे। देखिए, चाइना जो है तिब्बत को शीजन करके बुलाता है। शीजन क्यों? क्योंकि ना
चिंग डायनेस्टी, भैया तुम लोग तिब्बत को तिब्बत प्रोनाउंस नहीं कर सकते हो, इसलिए सीजन विजन वगैरह कोई नाम दे रहे हो। तिब्बत अपना नाम क्यों बदले? तिब्बत का ओरिजिनल अपना भाषा है, अपना रिलीजन है, वो क्यों तुम्हारी बात माने? अगर देखा जाए तो पूरा जो चाइना है वो एक दिन पहले बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन कम्युनिज्म आने के बाद उन्होंने अपना धर्म को मिटा दिया, तो बचा कुचा जो है तिब्बत में रह गया धर्म। अब उसको भी पूरा बर्बाद या नष्ट करने में तुले हुए है चाइना। अब सुनने में आया है कल या परसों में शी जिनपिंग ने चिट्ठी लिखा है, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ जो तिब्बत की ओर जो गांव है उनके लोगों को चिट्ठी लिखा है शी जिनपिंग की कि देखो हमने तुम्हारे लिए कितना डेवलपमेंट करा है, और भी तुम लोग डेवलपमेंट करो, मेरा ये ऑर्डर है, डेवलपमेंट करो, और अपना जो है मैं तुम लोगों को इतना कुछ देता हूँ तो तुम लोग करो डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? वो डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि शी जिनपिंग को पता है कि एक ना एक दिन तिब्बत के जो हमारे जो बॉर्डर के सटे जो गांव है वो भी चाहते हैं कि भारत के साथ विलय हो जाए। और अभी राजनाथ सिंह जो गए थे एससीओ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तब उन्होंने चाइनीज़ जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको बता दिया है कि भैया जो भी है बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व करो। तो अक्षय चिंग इलाका जो है वो उनको वापस करना है भारत को। तो उसी तरह से जो तिब्बत है, धीरे धीरे अगर तिब्बत के लोग समझने लगे तो बड़ी अच्छी बात है, वो भी अपना जो इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर सकते हैं, और ये जो कंट्रोवर्सी है ये भी धीरे धीरे डिफ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में अब दलाई लामा जी क्या रुख लेते हैं जुलाई 6 तारीख को, इसके ऊपर निर्भर करता है कि चाइना अपना क्या दांव खेलेगा। लेकिन चाइना इस इशू को लेके बहुत चिंतित है, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि ना उसने शी जिनपिंग ने जून 6 तारीख को जो पंचन लामा को बुला के उसके साथ मीटिंग करी है, तो वो घबराया हुआ है, क्योंकि ना अगर एक 15वीं दलाई लामा जो है वो अगर चयन हो जाता है, और दलाई लामा जो 14वीं दलाई लामा है वो उन्होंने कहा है कि वो अब तिब्बत से नहीं होगा, आउटसाइड ऑफ तिब्बत इन ए फ्री वर्ल्ड, जो कि मतलब स्वाधीन जगह से पैदा हुआ एक बच्चा 15वीं दलाई लामा होगा। तो अब देखते हैं 6 तारीख के बाद क्या रुख लेता है। तो ये कंट्रोवर्सी अभी चलने वाला है, तो उसके बाद में एक और वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।